वो लोग आ जाए। साथियों, कृपा, दया, आशीर्वाद से ये काम बढ़ने वाला नहीं है। साथ, सहयोग, सहायता से ही देश और दुनिया की उन्नति होती है। साथ, सहयोग, सहायता लेना होगा, साथ, सहयोग, सहायता देना होगा। अगर आप अपने को विकसित बनाना चाहते हो, विकसित देश, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, अपना हक अधिकार 100% पाना चाहते हो, तो जो ये विषय रखा गया है इस पर अमल करना चाहिए। समन्वय और ये मशवरा, सहकार, ये सलाह मशवरा, सहकार, समन्वय और आपसी चर्चा, संवाद होना चाहिए। ये जो संवाद और संपर्क हम लोग नहीं करते हैं, इसके वजह से आगे बात नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय संगठन को मजबूत करने के लिए ये लगाया गया है और बार बार ये प्रशिक्षण में भी दिया जाता है। हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के स्व अनुशासन में रह करके अंजाम देंगे। नेत्राम साहब 2 दिन से बता रहे हैं 30 तक पूरा कर देंगे, काम जरूर करवा देंगे। आप लोग साथ दिए तो 3 महीने में भी संभव है। तो लक्ष्य 2024 आपका एकदम आसान है। काम कठिन तब तक होता है जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं। जब हम शुरुआत कर देते हैं तो काम आसान हो जाता है। और ये काम हिम्मत से होता है, सत्साहस से होता है, पुरुषार्थ से होता है। ये अपने अंदर लाना चाहिए और लोगों के अंदर निर्माण करना चाहिए। हमारा भविष्य आंदोलन पर है, हमारा भविष्य संघर्ष पर है। हम लोग संघर्ष से इतने आगे बढ़े हैं और सारे लोग बढ़ रहे हैं। तो आपसी तालमेल करेंगे, एक संगठन दूसरे संगठन का मदद करेगा। और 6 लाख से अधिक गांव है भारत में, 7 लाख तो नहीं है भाऊ। हम 7 लाख गांव में कमेटी आपसी तालमेल से करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा को बढ़ाना है तो भारत मुक्त मोर्चा जो हमारा संबंध रखने वाला संगठन है, उसके बगैर तालमेल से, उनके कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से, उनके नियंत्रण निर्देशन में रह करके हम कोई आपसी संगठन नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है। और साथियों, समय दुनिया में सबसे मूल्यवान है। समय बहुमूल्य है, समय कीमती है, मूल्यवान है। जीवन बहुमूल्य है। ये कीमती समय और बहुमूल्य जीवन का तालमेल से हम लोग ऐसा काम करेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का सदस्यता अभियान हर गांव से एक का लक्ष्य रखा गया है, यानी 7 लाख लोगों का। ये हम ये अभी से स्टार्ट करेंगे और 23 में 7 लाख लोगों को सदस्य बनाएंगे। ये आप लोगों से इसका सहयोग हम आप लोगों से चाहते हैं। और गांव से लेकर राष्ट्र तक कमेटी का निर्माण करने के लिए आप लोगों का राष्ट्रीय लेवल पर कमेटी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का निर्माण करने के लिए 101 लोगों की कमेटी बनाने के लिए 36 राज्यों से मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं। और साथियों, उम्मीद है कि हम 7 जनवरी तक 101 लोगों की कमेटी आप लोगों के साथ सहयोग से सौंपेंगे अनुमोदन के लिए। तो साथियों, आप लोग सहयोग करोगे। जो हमें कल करना है वो आज ही शुरू करना होगा।
जो आज करना है वो अभी शुरू करना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा। साथियों, इस प्रतिनिधि सत्र में आगे मैं निमंत्रित करना चाहूँगा माननीय राम लखन सोनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोस्ट बैकवर्ड क्लास राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आप डायस पर आए और अपनी बात रखें। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन। पीछे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय बहुजन नायक माननीय बामन मिस्तान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम शेख एवं भारत मुक्ति मोर्चा। साथ में संचालन कर रहे माननीय डॉक्टर विलास खराज साहब, राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। साथ में उपस्थित मंच एवं इस आजादी की, ये मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी के सेनापति एवं क्रांतिकारी सेनानियों, आज ये ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। और आजादी की बात ही नहीं कर रहे हैं, आजादी पाने की ओर चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आप लोगों को एक कहना चाहता हूं कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। और साथियों, जिस समाज के शासक नहीं होते उसका इतिहास होने के बाद भी उसे मिटा दिया जाता है। तो साथियों, हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन आज हमारे शासक न होने की वजह से हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया। हमारी बौद्ध विरासत जो है खत्म कर दी गई और ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर रखा है। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप आजादी चाहते हैं तो आजादी मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। साथियों, कीमत क्या चुकानी होगी, उसके लिए एक प्लान है छोटा सा। साहब, जो हमारे सेना नायक हैं, सेनापति हैं माननीय बामन मिस्तान साहब, उन्होंने 2030 तक इस समाज को आजाद करने के लिए और इस समाज को शासक बनाने के लिए संकल्प लिया है। पर साहब कहा करते हैं कि यदि आप चाहें तो 3 महीने में भी इस समाज को आजाद कर सकते हैं। साथियों, 3 महीने की आजादी के लिए हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। वो निवेदन है कि मैं मध्य प्रदेश की धरती से हूं। मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय है, भारत के बीच में है। साथियों, 2023 में नवंबर में मध्य प्रदेश का चुनाव है। वहां पर 230 विधानसभा की सीटें हैं। मेरा प्लान है कि यदि इस मंच में केवल 230 लोग अपनी स्वेच्छा से 3 महीने यानी 90 दिन का समय दे दें तो मध्य प्रदेश में मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार बन सकती है। वो कैसे? साथियों, एक विधानसभा में लगभग 90 से 100 पंचायत होती है और यदि 230 विधानसभाओं के लिए 230 लोग केवल 3 महीने के लिए मुझे समय दे दें तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में मेरी सरकार होगी। साथियों, मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वो बड़ा विचित्र है। उत्तर प्रदेश में आप आइए तो यहां जातियों की पार्टियां हैं और जातियों के नेता हैं। वो जातियों की पार्टियों के लोग और जातियों के नेता लोग
कांग्रेस और बीजेपी से समझौता करके उनकी गुलामी करने का प्रयास करते हैं और इस समाज को गुलाम करने का प्रयास करते हैं। साथियों, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने मिलकर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। साथियों, जब यहां पर हमारी सरकार नहीं होती थी तो हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, बहादुर साथियों ने लड़ करके, संघर्ष करके इनकी सरकार बनाई और इन लोगों ने इन 40 वर्षों तक क्या काम किया कि आज बीजेपी की बहुमत की सरकार है। साथियों, ये कहा जा सकता है कि इन दोनों तीनों नेताओं ने मिलकर 40 वर्षों की अवधि में केवल कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम किया और इसलिए यहां सरकार है। साथियों, बिहार का नक्शा देखें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के लगभग 45 सालों तक सरकार बनाई, लेकिन इसका परिणाम यह है कि वहां पर भी यही हालत है। तो साथियों, कहना यह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी केवल कांग्रेस और बीजेपी की दो ही पार्टियां हैं। तीसरी पार्टी यदि कोई है तो बहुजन मुक्ति पार्टी है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए यदि 230 लोग केवल 3 महीने 90 दिन का समय देते हैं तो हर विधानसभा में 90 मीटिंगें हो सकती हैं और 90 पंचायतों में कमेटी का गठन हो सकता है और जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार होगी। साथियों, इस निवेदन के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बने, पूरे देश के क्रांतिकारी साथियों से, क्रांतिकारी सेनापतियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग 3 महीने के लिए केवल मध्य प्रदेश में समय दीजिए और 3 महीने के बाद मध्य प्रदेश की आपकी सरकार होगी। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ये शुरू की जा सकती है और यही तो 2023 जो है, आज का दिन जो 27 दिसंबर है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हमारे सेनापतियों ने कसम खाई थी और उस कसम का परिणाम यह होगा कि वहां पर मेरी सरकार होगी। इसके बाद 2024 के लिए हमें मतलब जाकर के पूरे देश में लगभग 1 साल तक काम करना होगा और 1 साल तक काम करके हम पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, मैं आज से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, तुझे 5 साल 6 साल कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो साथियों, इस देश में सरकार बनाने के लिए क्या हम लोग 1 साल तक 6 महीने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करके इस देश में सरकार बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हम लोग अब UPSC की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस देश में जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी हालतें भी बहुत खराब है। अभी मैं मध्य प्रदेश का एक घटना चक्र बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भी 1 माह पहले 159 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की भर्ती हुई। उसमें केवल इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने जो पार्शियलिटी की है, जो SC ST OBC के साथ भेदभाव किया है, उसको मैं बताना चाहता हूं। साथियों, उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश में जो अनारक्षित सीटें थी, मध्य प्रदेश की अनारक्षित सीटों में जनरल के लोगों को जो लोक सेवा आयोग ने अंक दिए हैं वो 89 से लेकर के 100 में 89 से लेकर के 70 के बीच में दिए हैं। OBC के लोगों को 48 से लेकर के 38 तक दिए हैं। ST के लोगों को भी ऐसे दिए हैं, ST के लोगों को भी ऐसे दिए हैं। साथियों, कहना चाहता हूं कि क्या एक भी SC का आदमी, एक भी ST का आदमी, एक भी OBC का आदमी 60 से ऊपर लायक नहीं था, केवल ब्राह्मण ही इसके लायक था। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि मध्य प्रदेश में RS की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में मोहन भागवत ने कहा कि अनारक्षित लोगों को अंक ज्यादा देना है और आरक्षित लोगों को अंक कम देना है, जिससे जनरल की सीटों में
आरक्षित वर्ग के लोग ना पाए, इसलिए उनको अंक कम दिए गए हैं। साथियों, इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय से भी इस बात का निवेदन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो ये पार्शियलिटी किया है, हमारे साथ भेदभाव किया है, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया है, ऐसे लोक सेवा आयोग के खिलाफ देश में आंदोलन होना चाहिए और उनको लोकतंत्र के विरोध में, यानी संविधान के विरोध में उन्होंने जो जाकर के काम किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है, वो लोकतंत्र विरोधी कार्य है, संविधान विरोधी कार्य है। इसलिए संविधान विरोधी कार्य जो है देशद्रोह का काम है और ऐसे देशद्रोही लोक सेवा मध्य प्रदेश के लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा आंदोलन पूरे देश में चलाया जाना चाहिए और उन लोगों को इसकी फांसी की सजा देशद्रोह के मुकदमे के आधार पर होनी चाहिए। ऐसी मांग रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप लोग इस देश में जन आंदोलन निर्माण करने के लिए पूरे देश में काम करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। केवल इतना कह करके कभी कीमत चुकाए आजादी मिलने वाली नहीं है, इसलिए हमें आजादी प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी होगी, नहीं तो हमारी औलादें कल हमें गालियां देगी कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई माननीय बाबन मिश्रान साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी तो हमारे लोग क्या कर रहे थे। इसलिए ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व, ऐसा कुशल नेतृत्व, ऐसा सेनापति हमारे समाज को देश के प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के आज तक में केवल 2-3 लोग ही मिले हैं, तथा गौतम बुद्धा, छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद इस देश में माननीय बामन मिश्रान साहब उतना कुशल नेतृत्व प्राप्त हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम इस देश को आजाद कराएंगे, ऐसी आशा विश्वास रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राम लखन सोनी जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से है। साथियों, इसके बाद इस प्रतिनिधि सत्र में इस विषय को और इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय विद्या ज्योति मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली, आप डायस पर आए और इस संदर्भ में अपने विचार रखे। मैं विषय एक बार पढ़कर सुनाता हूं। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आपसी चर्चा और सलाह मशवरा किए बगैर एवं सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर तथा नियंत्रण, निगरानी एवं अनुशासन में रहकर काम किए बगैर हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। एक गंभीर चिंतन। माननीय विद्या ज्योति मैडम। धन्यवाद संचालन महोदय जी। मेरे तरफ से इस धरती पे जन्मे सारे महानायक और महानायिकाओं को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस व्यवस्था परिवर्तन, इस असमानता को खत्म करने के लिए लगाए। और साथ ही साथ हमारे गुरु रूपी बैठे माननीय हेर सर जी को भी मैं जय मूल्यवासी बोलती हूँ और मंच पर उपस्थित सारे हमारे सीनियर साथी को मैं जय मूल्यवासी बोलती हूँ। और भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे सारे मूल्यवासी गार्जियन भाई बहन माताएं सबको मैं जय मूल्यवासी बोलते हुए अपनी बातों को शुरू करती हूँ। साथियों, आजादी के 75-76 साल बीतने के बाद भी हमारी जो मूलभूत समस्या आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। आज का जो विषय है बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय बना करके काम करना होगा, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा एक कैडर बेस संगठन है और यह 2012 में बना, 2010 में बना था। और बहुजन क्रांति मोर्चा एक हमारा सामाजिक बैनर है जो कि जातीय संगठन में अलग अलग संगठन बना करके हमारे लोग अपने जात के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनको एक जगह लाने के लिए हमारे वाम सेव के द्वारा जो बहुजन क्रांति मोर्चा बैनर है, यानी सारे जाति 6000 जातियों को एक जगह लाने के लिए संगठन बना है और उसमें जोड़ करके हम आप काम करेंगे। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते मैं सारे
भारत के मूल निवासी महिलाएं और पुरुषों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि 2022 में जो हमारा महिला का संगठन भारत मुक्ति मोर्चा का बना है, उसमें हम सबको मिल करके काम करना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो आज दुश्मनों के हाथ में भारत की जो व्यवस्था है वो बद से बदतर हो चुकी है। इसका मूल एक उदाहरण अनुशासन विहीन है, जो कि हमारे दुश्मनों के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। मैं एक महिला हूं और महिला के नाते मैं समाज की जो व्यवस्था है उस पर जरूर प्रकाश डालूंगी, क्योंकि लॉकडाउन के नाम पर दुश्मनों ने जो भारत में लॉकडाउन लगाया हमारे ऊपर, हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, इसलिए हमारा जो पुरुष वर्ग है उसको भी समझना होगा कि आजादी के 75 साल के बाद भी लॉकडाउन के नाम पर हमारी जो मजदूर महिला थी, हमारी जो समाज की नीचे तबका की महिला थी, वो रोड पर बच्चा पैदा की। इसलिए मैं खास तौर से महिलाओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम लोग एक महिला हैं और प्रसव पीड़ा को समझते हैं, तो सोच के देखिए कि हमारी महिलाएं किस परिस्थिति में रोड पे बच्चा पैदा की और ना चाहते हुए भी उस गोदी में बच्चे को लेकर के ब्लीडिंग होते हुए हजारों किलोमीटर अपने घर के लिए गई। तो इस तरह से हमारी महिलाओं का मान सम्मान आज भी खत्म हो चुका है, क्योंकि बाबा साहब आर्टिकल 19 में हमें लिंग भेद खत्म करके समानता का जो अधिकार दिए, जो कि हम लोग वामसेव के माध्यम से एक साथ बैठ करके इस मंच पर बात बोल रहे हैं, तो ये हमारे बाबा साहब की देन है। मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहूंगी कि भारत मुक्ति मोर्चा महिला का जो संगठन बना है वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और हमारी समस्या भी राष्ट्रीय स्तर का है। तो हम लोग का जो समस्या राष्ट्रीय स्तर का है तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। और भारत मुक्ति मोर्चा महिला के बैनर तले, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला के बैनर तले, बहुजन क्रांति मोर्चा महिला के बैनर तले और छात्रा विंग्स भारत मुक्ति मोर्चा और बीएमपी की जितने भी या बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का जो महिला संगठन बना है उसमें हम सारी महिलाओं को जुड़ना होगा और जुड़ करके जो हमारा मूलभूत समस्या है, जो कि हमारे संविधान में बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमें सारे अधिकार बहाल किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे दुश्मनों के हाथ में संविधान रहने के चलते 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पर जलाया गया। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो अधिकार है वो खत्म दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमको बहुजन क्रांति मोर्चा जो कि 6000 जाति का संगठन को एक जगह लाने के लिए और भारत मुक्ति मोर्चा के कैडराइज संगठन के चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक जगह आकर के काम अनुशासन में रह के करना होगा, तभी हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का समस्या है उसका समाधान होगा। और मैं महिला हूँ, इसलिए खास तौर से महिलाओं के नाते मैं यह कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब से लेकर के बुद्धा के आंदोलन तक आधुनिक भारत में अभी हमारे जो गार्जियन है माननीय मेश्राम जी, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय स्तर का मंच बना के दिए हैं, तो हम महिलाओं के लिए अवसर है। क्योंकि बुद्धा काल में जो 2500 वर्ष के बाद जो भिकुनी संघ बना था, उसके बाद में राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और इसके भारत मुक्ति मोर्चा यानी अनेकों संगठन बना है। इसलिए हम लोग को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर और तहसील स्तर तक भारत मुक्ति मोर्चा का गठन करके और 6000 जातियों का जो संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा, उसके साथ स्त्री और पुरुष दोनों को मिल करके इस समस्या का समाधान करना होगा। और जहां तक व्यवस्था की बात है तो हम महिलाओं को दुश्मनों ने अपनी व्यवस्था के लिए उपयोग किया,
यानी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे दिमाग को गुलाम किया। वहीं पे भारत में जब जब आजादी का लड़ाई चला तो एक हमारा दुश्मन जानता है कि हमारे महिलाओं के पास कितना ताकत है, और दूसरे हमारे महापुरुष जानते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक हम महिलाओं का वही दिमाग है और वही ब्लड है, लेकिन व्यवस्था के तहत हम लोग को गुलाम बनाया गया। जब भारत पर आक्रमण ब्राह्मणों ने किया तो सबसे पहले लड़ाई यहाँ की महिला लड़ी, तब से ब्राह्मणों ने हम महिलाओं को गुलाम बनाया। तो हमें आजाद भारत में सिंधु घाटी की जो आजाद महिला थी उस तरह से हम लोग को अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। और ब्राह्मण देखा कि यहाँ जब महिला आजाद रहेगी तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हम महिलाओं को गुलाम बनाया। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे महापुरुषों को पता था कि हम महिलाओं का ताकत क्या है। तो एक तरफ दुश्मन हमें गुलाम बनाने के लिए उपयोग किया, तो दूसरी तरफ हमारे महापुरुष अपने समाज को आजाद कराने के लिए हम महिलाओं का उपयोग किया। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध जब भिक्षु संघ बनाए तो वहीं पे हम महिलाओं के लिए वे भिक्षुणी संघ बनाए। और मध्य भारत में हमारे संत महापुरुषों ने हम महिलाओं को समाज में आने का अवसर प्रदान किए और एक संदेश दिए कि पति पत्नी एक मत होए, जुग जुग राज करे सब कोई, यानी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रखा। आधुनिक भारत का हम इतिहास लाते हैं या हमारी माता जिजाऊ का हम इतिहास लाते हैं, तो माता जिजाऊ आजाद थी तब जाकर के अपने बेटे शिवाजी को प्रेरणा दे करके राजा बनाई और अपने घर के 3 पुरुष का बलिदान इस समाज के लिए दी। जैसे में उनके पति शाहजी थे, उनका बलिदान हुआ समाज के लिए। साहू जी का त्याग का हुआ, साहू जी का बलिदान हुआ, संभाजी का हुआ। तो इस तरह से हमारी महानायिका जो थी वो समाज में अपना जिंदगी और अपने पति और पोता और जो पति है सबका जीवन लगाई। तो इस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं जब जब मौका मिला आजादी का तब तब अपने समाज का उत्थान की। आधुनिक भारत का हम इतिहास देखें तो हमारे ज्योतिराव फुले को जब शिक्षा का अवसर मिला तो उन्होंने समानता प्रस्थापित की और माता सावित्री बाई को पुरुषों के बराबर ला करके, यानी एक तरफ हमारे ज्योतिराव फुले शिक्षा देते थे पुरुषों को, तो दूसरी तरफ अपनी घर की पत्नी यानी सावित्री माँ को शिक्षित कर करके हमारी महिलाओं को शिक्षा का अवसर दिए। दूसरी तरफ हमारी फातिमा शेख जो माँ थी वो मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका थी, उन्होंने भी मुसलमान से लेकर के हमारे मूल निवासी समाज को शिक्षा का अवसर दिए। हम आधुनिक भारत का बात करें तो हमारे बाबा साहब बहुत से कष्ट झेल करके हम लोग को इस लायक बनाए कि आज हम आपके सामने 2 शब्द बोल रही हूँ। उसी जगह हमें माता रमाई को नहीं भूलना चाहिए कि उनके 4 बच्चे इस समाज के लिए बलिदान दिए। हमारी रमाई का जान गया, हमारे बाबा साहब का जान गया। तो इस तरह से बाबा साहब के आंदोलन का भी हम यदि मूल्यांकन करें तो बाबा साहब ने भी अपनी महिलाओं यानी मूल निवासी महिलाओं का जो त्याग था उसको देख करके और बाबा साहब के आंदोलन में भरपूर साथ सहयोग हमारी महिलाएं जो हमारी माताएं थी उस समय दी, इस समय नहीं है। इसलिए आंदोलन के विषय में मैं नहीं जाते हुए एक लाइन में साफ कहना चाहती हूँ कि 1848 से लेकर के 1956 का जो आधुनिक भारत का आंदोलन चला उसमें हमारी अनपढ़ महिलाएं पूरा साथ सहयोग दी, जिसके बदौलत हमें भारतीय संविधान मिला और भारतीय संविधान में हम महिलाओं को सारा अधिकार मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की जो पढ़ी लिखी महिला उस संविधान के बदौलत शिक्षा का अवसर ली और नौकरी पेशा में आई, तो जिस दलदल से बाबा साहब हमें बाहर निकाले आज के समय में
वो महिला गौरव और गौरवान्वित होती है और उसी ढकोसला में फंसी हुई है। तो मैं एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब हम महिलाओं को आर्टिकल 14 में बराबरी का अधिकार दिए, हिंदू कोड बिल दिए और समाज में बराबरी का दर्जा दिए, बाप के संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिए। तो इस तरह से बाबा साहब के आंदोलन में हमारी महिलाएं चढ़ बढ़ करके सहयोग दी, तब हमें संविधान में अवसर मिला। इसी तरह से माननीय मेश्राम जी हम लोग को बुद्धा काल के बाद में 2500 साल के बाद ये जो राष्ट्रीय स्तर का महिलाओं का संगठन बना है उसमें हम लोग को अवसर दे रहे हैं। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम एक महिला हैं और हम महिलाओं से हमारे पति का रोजी रोजगार, चाहे वो किसान हो, नौकरी हो, उसका खतरा है, शिक्षा का खतरा है जिसमें हमारे बेटा बेटी का भविष्य खत्म हो रहा है, हमारी मान सम्मान खत्म हो रहा है। यानी 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे समाज का दशा दुर्दशा क्या है। इसलिए इस आंदोलन में मैं सारे पुरुषों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर की महिला को जोड़े, क्योंकि पुरुषों का संगठन 99 बनाते हैं तो 50% पुरुष इकट्ठा होते हैं और महिला का एक संगठन बनता है वो भी 50% होगा। और एक लाइन में कहना चाहूंगी कि जो हम गुलामी की व्यवस्था पर अपने पैसे को खर्च करते थे उसको हमको समेट करके इस आंदोलन में देना चाहिए। मैं महानायिकाओं के जयंती पर देती हूँ, मैरिज डे पर देती हूँ, राष्ट्रीय अधिवेशन में देती हूँ और महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन, और अभी भी मेरा 2 नाती हुआ है उसके जन्म के खुशी पर मैं अपना 10,000 का सहयोग संगठन को करूंगी। आप लोग भी कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुनी। आभार। आयोजकों ने मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विद्या ज्योति मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली। साथियों, ये जो प्रतिनिधि सत्र का विषय है, प्रतिनिधि सत्र के विषय कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं और जो प्रबोधन सत्र के विषय समाज के लिए होते हैं, दोनों में अंतर है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये मंच पर जो विराजमान वक्तागण है ये साधारण लोग नहीं, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए ये जो 4 मुद्दे यहाँ दिए हैं, सलाह मशवरा, सहकार और समन्वय, निगरानी और नियंत्रण और अनुशासन, इसका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में अगर लोगों को जानकारी मिली तो इसका ज़्यादा फायदा होगा। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा टू इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन नई दिल्ली, माननीय सिद्धांत मौर्य। धन्यवाद। साथियों, इस आज के दिन प्रथम सत्र का ये विषय बनाया गया है और ये जो सब्जेक्ट है खास करके कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और जो इस बात पर, इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा होने के बाद ये हमें केवल सुन करके चले जाना इसलिए चर्चा नहीं है, बल्कि जिस विषय पर यह चर्चा हो रहा है उस विषय को गंभीरता पूर्वक हमें अमल करना चाहिए। अगर हम अमल करते हैं तभी जिस मकसद और जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा संगठन निर्माण किया गया है, तभी उस उद्देश्य को हम लोग समय रहते, समय के काल में रह करके उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इस जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं, इस सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण शब्द डाले गए हैं।
वो शब्द पर हमें इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है, और खास करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहे हैं, आंदोलन बढ़ने की वजह से आपके संगठन में आपके साथ नए कार्यकर्ताओं का आना बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। तो जब नए कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ेंगे तो वो कार्यकर्ता फौरी तौर पर आपसे प्रशिक्षित हो जाएंगे, ये सही नहीं है। तो इसलिए उन कार्यकर्ताओं को संगठन में कैसे संभाला जाए, और साथ में जो पुराने कार्यकर्ता जिम्मेदार साथी हैं उनके बीच में समन्वय और सहकार करके कैसे मकसद और उद्देश्य को पूरा किया जाए, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, आंदोलन के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ये जो संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन भामसेप के बाद बनाया गया है, और इस देश में जो हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में इसी बैनर पर हम इस देश में विजय हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ आपसूट संगठन जितने भी हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को सहकार्य और सलाह मशवरा करके किसी भी कार्य को करना चाहिए। और इस संगठन में खास बात यह है कि साथियों, संगठन की एक नीति है कि आपको जो भी कार्य दिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होती है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, निश्चित मकसद है। जब सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, निश्चित मकसद है, तो फिर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को अमल करने के लिए हमें भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा करके आपसूट विंग को इस पर अमल करना चाहिए और उस सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को लागू करना चाहिए। अगर लागू करेंगे तो जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है वो मकसद और उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई गई पॉलिसी है, तभी आप मकसद और उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं। यह सलाह मशवरा हमें करने की जरूरत है। दूसरा, सहकार और समन्वय उन कार्यकर्ताओं के बीच में हमें बनाना चाहिए। अगर हम ये भावना अपने अंदर, हम अपने कार्यकर्ताओं के अंदर निर्माण नहीं करते कि हमें किसी जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमें कार्य दिए गए उस कार्य को सलाह करने के बाद हम इस कार्य को क्रियान्वित कैसे करें, उसके लिए अगर हम लोग सहकार्य और समन्वय नहीं बनाएंगे तो भी हम मकसद और उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए सहकार्य करना होगा, उनके बीच समन्वय निर्माण करना होगा। तीसरी बात, ये निर्माण करने के बाद जो भी कार्यकर्ता है और जो सीनियर कार्यकर्ता है, खास करके भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य दिया जाता है, जो सेंट्रल से पॉलिसी लागू है, कार्य दी जा रही है, उस पॉलिसी का दिया हुआ कार्य का निगरानी करना होता है। उस कार्य का निगरानी करना होता है कि जिस मकसद के लिए कार्य दिया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 अक्टूबर की तैयारी के लिए रैली का सेंट्रल ने पॉलिसी बनाई तो 6 अक्टूबर के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा था, इसके लिए सेंट्रल ने निगरानी कमेटी भी बनाती है। ये निगरानी करना पड़ता है कि वो उस तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लागू होता है। अगर ये कार्यकर्ता इस भावना से काम करेंगे तभी हम मकसद और उद्देश्य की पूर्ति समय रहते कर सकते हैं। और जिस कार्य को हम कर रहे हैं, ये कार्य
बहुत ही बड़ा कार्य है और कठिन कार्य है। जब बड़ा और कठिन कार्य है तो इस कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर पेशेंस भी रखना होगा। और हमारे कार्यकर्ता बगैर पेशेंस रखे किसी भी कार्य को करने से पहले जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसका गलत प्रभाव संगठन पर भी पड़ता है और जिस मकसद के लिए यह कार्य दिया जा रहा है वो कार्य भी निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्य के पूर्ति करने के लिए ये जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं इसी मकसद से बनाए गए हैं कि हम जल्द से जल्द जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जवानी आप सभी लोग इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, जिस मकसद के लिए अपना पैसा हुनर बुद्धि लगा रहे हैं वो मकसद जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये तभी पूरा किया जा सकता है जब इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता, सभी नए कार्यकर्ता इस बात का अमल करेंगे। आप सभी लोगों ने हमें अवसर दिया, धन्यवाद। जय मन्ना सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी BVM टू इरसा, न्यू दिल्ली। साथियों, अभी 11:15 हो रहे हैं और हमारे पास 11:15 के बाद इसको 11 बजे समाप्त करना है, क्योंकि 11 बजे फिर दूसरा सत्र है। तो आने वाले वक्ताओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि समय और विषय को ध्यान में रखकर ही सीमित समय में बात करेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा माननीय चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, नई दिल्ली। वो डायस पर आए और इस संदर्भ में अपनी बात रखे। माननीय चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, इस प्रतिनिधि सत्र में कार्यकर्ताओं एवं संगठन के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर जो सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ आपसूट संगठनों के लोगों को आपसी समन्वय और तालमेल बनाकर काम करना क्यों जरूरी है। आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, और पूरी दुनिया एक ऐसे दौर तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए ये सब्जेक्ट चर्चा के लिए लगाया गया है, तो मैं यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आप सभी का कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, हजारों साल के दौर से निकलकर एक नए सिस्टम में, और नए सिस्टम में नए तरीके से दुनिया के लोगों को ज़हनी एतबार से गुलाम बनाए रखने की एक बड़ी साजिश और कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है। तो आज पूरे भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी, एक बड़ी संख्या संगठनिक दौर में, संगठनिक ढांचों के बीच में जिंदगी जी रही है। और हम ऐसा कह सकते हैं
कि ये संगठनों का एक दौर चल रहा है। हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे आसपास या हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो छोटे बड़े संगठनों से लेकर और उन संगठनों के उद्देश्य और कार्य व्यवहार और उनकी कार्य प्रणाली व्यक्ति के जीवन पर आमूल चूल प्रभाव डाल रही है और इस आमूल चूल प्रभाव की वजह से व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन और बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके जीवन, रहन सहन और उनके कार्य व्यवहार में भी ये चीजें दिखाई दे रही है। आज पूरे भारत में अगर हम बात करें, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक जागृति का, इस व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक जागृति के महाअभियान से पूरे भारत में मूल निवासी समाज में जो हजारों जातियां हैं, उन हजारों जातियों के कार्यकर्ता आज इस संगठन का हिस्सा है। तो आज हम ऐसा कह सकते हैं कि जातियां उतनी अवरोध नहीं है। समाज परिवर्तन और समाज में बदलाव लाने के लिए जितने सांगठनिक ढांचे हमारे लिए अवरोध हैं, बहुजन समाज में हजारों की तादाद में संगठनों के ढांचे हैं, स्ट्रक्चर हैं, संगठनों की एक लंबी लिस्ट है और उन संगठनों के अपने अपने उद्देश्य हैं, अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, अपना अपना कार्य व्यवहार है और उस कार्य व्यवहार की या उन संगठनों की जो चरित्र है या जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य से समाज में रह रहे लोगों के जीवन पर बड़े पैमाने पे प्रभाव और असर दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें, जो ताकत पूरे देश के सिस्टम पर काबिज है वो उनके समाज का साधन संसाधन सेंट्रलाइज है, लेकिन आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का साधन संसाधन, टाइम, टैलेंट, रिसोर्स डिसेंट्रलाइज है। आज हम ऐसा कह सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के समाज में साधन संसाधनों की कमी नहीं है, टाइम, टैलेंट, रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का साधन संसाधन, टाइम, टैलेंट, रिसोर्स डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने के पीछे जो असल वजह है, संगठनों का एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया भारत में जिससे इस देश में जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए और समाज को हक अधिकार से संपन्न बनाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ जैसे संगठन जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं, उनकी कार्यगति को प्रभावित करने के लिए दुश्मन अलग अलग समय में नए नए संगठनों का निर्माण करता है और नए नए संगठनों के नए नए कार्य प्रणाली और उनके कार्य व्यवहार को समाज में कॉन्स्पिरेंसी करके, साजिश करके, सॉफ्ट तरीके से समाज के अंदर डालने का काम करता है, जिसकी वजह से आज अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के समाज में साधन संसाधन बड़े पैमाने पे है, रिसोर्स है, लेकिन वो आज सेंट्रलाइज नहीं है। तो हम इस उद्देश्य की, जो व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए कमांड, दिए गए दिशा निर्देशन को ध्यान में रखकर हम अगर क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सकते हैं, संगठन के निर्धारित लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में आज के तारीख में बड़े पैमाने पे
हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए इनमें जो 87 संगठनों का निर्माण हुआ, उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम का संगठन है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम का संगठन है। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पार्टिकुलर मुसलमानों के अंदर भारत की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे की या सामाजिक बेदारी पैदा करने के लिए बनाया गया संगठन है। क्यों? भारत के मुसलमानों के अंदर जो भारत का सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी और समझदारी ना होने की वजह से वो आज दुश्मनों के संगठनों के प्रभाव में गिरफ्त में है और बड़े पैमाने पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आरएसएस नाम का संगठन है। आरएसएस नाम के संगठन ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में बड़े पैमाने पे बड़े सॉफ्ट तरीके से कॉन्स्पिरेंसी करके, माइक्रो लेवल की कॉन्स्पिरेंसी करके मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। मुसलमानों का इस्तेमाल मुसलमानों के ही खिलाफ करने के लिए आरएसएस जैसे संगठनों ने अपने अंदर आरएसएस के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आरएसएस जैसे संगठनों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का संगठन बनाया। एग्जाम्पल के लिए अभी मुसलमानों की तहजीब को खत्म करने के लिए मुसलमानों का ही इस्तेमाल किया गया और जो इस्तेमाल होने वाले लोग थे वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी थे। अभी नबी के शान में गुस्ताखी की गई। नबी के शान में गुस्ताखी करने वाली उस नुपुर शर्मा के जरिए जब पूरे भारत में और दुनिया में इस घटना की मजम्मत हो रही थी, इस घटना की मुखालफत हो रही थी, बड़े पैमाने पे वैश्विक लेवल पे इस घटना का विरोध हो रहा था। इस घटना को काउंटर करने के लिए राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले में ओबीसी समाज के जो टेलर थे, जो कपड़े सिलने वाले लोग थे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उस पदाधिकारी कार्यकर्ता का इस्तेमाल करके उस ओबीसी के टेलर की हत्या की गई। हत्या करके पूरे भारत में जो नबी के शान में गुस्ताखी का मामला चल रहा था, उस मामले को काउंटर करके एक मुस्लिम युवक ने एक ओबीसी एससी एसटी की और जो आरएसएस का हथियार है, जो शब्द हथियार है कि एक हिंदू की हत्या की गई एक मुस्लिम शख्स के द्वारा, नबी के शान में गुस्ताखी के वजह से उसकी हत्या की गई। इस तरह का इशू पूरे देश में, इस तरह का प्रोपोगंडा पूरे देश में मुसलमानों के मुखालफत में खड़ा किया गया। कर्नाटका में जब हिजाब का मामला खड़ा हुआ, कर्नाटका में जब हिजाब का मामला खड़ा किया गया तो जो मुस्कान नाम की लड़की थी, जो मुस्कान नाम की लड़की थी, उसके वालिद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी थे। तो मुसलमानों को हर आरएसएस के एक्शन के पीछे रिएक्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक बेहद महत्वपूर्ण संगठन है और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भारत में खास तौर से आरएसएस की विचारधारा को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आज के तारीख में हम गर्व के साथ कह सकते हैं आरएसएस की विचारधारा की काउंटर आइडियोलॉजी, काउंटर करने वाली विचारधारा बम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की विचारधारा है। तो इस विचारधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के जिम्मेदार लोगों के साथ और दिए गए दिशा निर्देशन को ध्यान में रखकर आपसी समन्वय और तालमेल से संगठन के उद्देश्य और जो है संगठन के मकसद को हासिल करने के लिए उन्हें सफर करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए। ऐसा हमारे लोग करेंगे, इस आशा अपेक्षा के साथ हमें अवसर दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय इंजीनियर पिताबर शेट्टी साहब,
सीईसी सदस्य एवं प्रदेशाध्यक्ष ओडिशा बामसेप डायस पर आए और समय को ध्यान में रखते हुए विषय के संदर्भ में अपने विचार रखे। माननीय इंजीनियर पिताम्बर शेट्टी। सभी साथियों को सप्रेम जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, आज जो विषय रखा गया है वो एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मेश्राम साहब ने 2010 में जो भारत मुक्ति मोर्चा बनाए, इसका एक मकसद था। 1978 से 2010 तक बामसेप के नाम का संगठन काम कर रहा था और समाज को जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन 2010 के बाद माननीय मेश्राम साहब ने निष्पत्ति ली कि इस देश में आंदोलन होना जरूरी है। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके लिए वो भारत मुक्ति मोर्चा निर्माण किया गया। साथियों, हमारा कार्यकर्ता के बीच में जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात आ रहा है वो समाज में दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। साथियों, हमारा बहुत कार्यकर्ता है, अपने आप को सीनियर कहते हैं, ईगो मेंटेन करते हैं, कोई जूनियर लोगों को प्यार नहीं करते हैं, दिल से पूछते नहीं है और कहते हैं कि मैं सीनियर हूं, मेरे पास वो आना चाहिए, और खुद किसके घर जाता नहीं है। इसके लिए समाज में लोगों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता को देखा हूं। मैं उड़ीसा का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और शीर्ष मेंबर हूं। मैं खुद जब कलेक्शन की बारी आता है, मैं खुद मेरा गाड़ी लेके जाता हूं कार्यकर्ता घर में। अगर मैं कहूंगा मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं, मेरा घर सभी लोग आना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है साथियों। इसके लिए साथियों, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रखना नितांत आवश्यक है हमारे बीच में। और एक बात है साथियों, बाबा साहब जो 5D की बात बोले थे, और 5D है डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेस्टिनेशन। वो 5 बात अगर हम ध्यान देंगे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं संगठन को। और एक बात मैं बताना चाहता हूं साथियों, हमारा बीच में जो ईगो है, हमारा लोगों को ईगो क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है पता नहीं है। आई एंड आई एम ओनली, महामानव बुद्ध ने बताए थे। आई का मतलब क्या है, आई एम ओनली क्या है। साथियों, आई जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, आई एम ओनली ईगो होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी देखिए मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं, मैं समाज के लिए काम करता हूं, इसमें जो कॉन्फिडेंस आता है वो आई है। अगर मैं कहूंगा अरे उड़ीसा में मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं अगर नहीं रहूंगा उड़ीसा नहीं चलेगा, वो है ईगो है। साथियों, आप लोगों में गुजारिश कर रहा हूं इस मंच पे, सभी हमेशा ईगो त्याग करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। वो अगर करेंगे तो डेफिनेटली समाज में हम लोग समाज के लोगों को पकड़ के रखेंगे साथियों। और एक बात मैं बताना चाहता हूं साथियों, हम जो नॉन एम्प्लॉय लोग हैं 150 करोड़ से 147 करोड़ लोग नॉन एम्प्लॉय है। सारा भारत में 2.5 करोड़ लोग एम्प्लॉय है। अगर 1% लोग भी जागरूक हो जाते हैं ना, 100 करोड़ से 1 करोड़ माने 1% मतलब 1 करोड़ लोग अगर जागरूक होता है, अगर हम दिन में 1 रुपए देते हैं ना तो एक दिन में 1 करोड़ आता है, महीने में 30 करोड़ आएगा और सालों में 360 करोड़ और 5 साल में 18 करोड़ हो जाएगा। क्या साथियों, हम लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे साथियों। इसके लिए मेश्राम साहब ने जो नॉन एम्प्लॉय लोगों को जागरूक किए हैं, इसका मतलब है जब तक नॉन एम्प्लॉय जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समाज में आंदोलन तय नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी लोग कभी राजरास्ते में नहीं जा पाएंगे। मैं उड़ीसा की बात बताता हूं,
25/5 और 29 नवंबर में जो भारत बंद हुआ, इस भारत बंद में इतना कोऑर्डिनेशन हुआ हमारा कार्यकर्ता के बीच में। राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा, सभी एक साथ आ गए और ओडिशा में जो राजधानी है भुवनेश्वर में आग लगा दिए हमारे कार्यकर्ता लोगों ने। और इसका जो जिम्मेदारी लिए है हमारा विक्रम संयोजक एडवोकेट सेवक सोरेन और भारत मुक्ति मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट जिसको बनाया गया है नया, वही एडवोकेट धर्मराज नागवंशी, उनका सहयोग से हमारा जो भारत बंद हुआ ना उड़ीसा के राजधानी में, जिसकी वजह से उड़ीसा की नवीन सरकार सभी स्टेट की सभी पदाधिकारियों को सभी ऑफिस को चिट्ठी लिखी। ऐसा भारत में कोई राज्य में नहीं हुआ। ओबीसी वर्ग ओबीसी की जो गिनती नहीं हो रहा है, इसके लिए नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखी सारा एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों वो अभी देख रहा है भारत मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है। हमारा जब प्रेस मीट होता है ना, प्रेस मीट में तो मेन मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ओडिशा में इतना दिखाया कि नवीन सरकार को डर पैदा हो गया और वो चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गया। साथियों मैं फाइनली तो गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों को, जो जूनियर लोग हैं, जूनियर लोगों को एनकरेज करो, क्योंकि साथियों आप 100% कर सकते हो, लेकिन जो 10% करता है ना उसका भी वैल्यू होता है, 20% वाला का भी वैल्यू होता है, 5% वाला का भी वैल्यू होता है। तो सभी लोगों को आप ध्यान दीजिए, ईगो छोड़िए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। सभी को सप्रेम जय हिंद, जय मूलवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। आप इंजीनियर पितावत शेट्टी साहब, शीर्ष सदस्य एवं प्रदेशाध्यक्ष ओडिशा बामसेप। साथियों अभी ये चौथा दिन चल रहा है और चौथे दिन में भी अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करें। जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करें। हो सकता है कुछ साथी आज आए हो तो उनके गले में कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको रोक टोक हो सकती है। दूसरी बात, सर्दी है, ठंड है, इसकी वजह से हम लोगों ने स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर पहना है और एक कार्ड है उसके अंदर भी अटक गया है। तो जिन लोगों ने ये पहना है गर्म कपड़े, तो उन लोगों ने कार्ड को बाहर निकालना है, ताकि जिनको हमने जिम्मेदारी दी है बीवीएफ के जवानों को आपका कार्ड चेक करने की, उनको तकलीफ ना हो। और उन्होंने अगर कार्ड दिखाने के लिए कहा तो आपको इंसल्ट ना हो। इसलिए क्यों ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कोई असामाजिक तत्व, बैड एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें ना घुसे। तो आप इसको साथ सहयोग देंगे ऐसी अपेक्षा है। इस सत्र की लास्ट वक्ता माननीय कंचनलता लांजेवार मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप और राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मूल निवासी आंगनवाड़ी सेविका संघ नई दिल्ली, इनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और अपने विचार रखे। माननीय कंचनलता लांजेवार मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरे दिन का प्रथम प्रतिनिधि सत्र चल रहा है और इस प्रतिनिधि सत्र में विषय लगाया गया है साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आपसी चर्चा और सलाह मशविरा किए बगैर एवं सहकार और समन्वय बनाए बगैर तथा नियंत्रण, निगरानी एवं अनुशासन में रहकर काम किए बगैर हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। साथियों, बामसेप ने लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? व्यवस्था परिवर्तन का। बामसेप उस व्यवस्था को बदलना चाहती है जिस व्यवस्था ने भारत में छुआछूत की समस्या पैदा की,
अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत की समस्या पैदा की, अनुसूचित जनजाति के साथ अलगीकरण की समस्या पैदा की, ओबीसी के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ शूद्रत्व की समस्या पैदा की, एनटी डीएनटी बीजेएनटी के साथ उनके साथ भी यानी उन पर अपराध थोपने की ये जो समस्या है, ये समस्या उनके साथ पैदा की। और सबसे बड़ी बात है साथियों, चातुर्वर्णीय व्यवस्था ने इस देश में महिला दास्यता को जन्म दिया। हम इन तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। किस तरह से खत्म करेंगे, कैसे हम इस समस्या को, इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं? इसलिए जो बामसेफ है, बामसेफ मातृ संगठन है साथियों, ये समाज के कर्मचारी अधिकारी वर्ग का एक सामाजिक संगठन है और कुछ पाबंदियां हैं। कर्मचारियों का संगठन होने के नाते बामसेफ संगठन पर कुछ पाबंदियां हैं, इसलिए बामसेफ संगठन सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं कर सकता। संघर्ष करने के लिए बामसेफ ने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया हुआ है। ऐसे तो बामसेफ ने लगभग 100 से भी ज्यादा शाखा संगठन बनाए हैं, लेकिन विशेष रूप से संघर्ष करने के लिए यानी भारत मुक्ति मोर्चा के ही नेतृत्व में वो सारे शाखा संगठन रहेंगे, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा जो है ये संगठन विशेष रूप से संघर्ष करने के लिए बनाया हुआ है। हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है ये 6000 जातियों में यूरेशियन ब्राह्मणों ने इसे बांटा हुआ है। हमारी संगठित शक्ति को यूरेशियन ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। जिस संगठित शक्ति के बल पर भारत के मूल निवासियों ने सिंधु सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता को उन्होंने प्रस्थापित किया, उस संगठित शक्ति को आक्रमणकारी यूरेशियन ब्राह्मणों ने खत्म किया और प्रतिक्रांति के बाद भारत के मूल निवासियों को 6247 जातियों में बांटकर उनकी शक्ति को खत्म करने का काम किया। अगर हम फिर से इस देश में भारत के मूल निवासियों को शासक बनाना चाहते हैं तो पूर्व शर्त है 6000 जातियों में हमारे महापुरुषों की, महानायिकाओं की, हमारे महान संतों की विचारधारा को ले जाना होगा, उन्हें जगाना होगा, जोड़ना होगा, तभी हम संगठित शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर हम जो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, उस लड़ाई को जीत नहीं सकते साथियों। इसलिए बामसेफ ने समाज के अलग अलग जातियों को जोड़ने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जो हमारा समाज है अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ है, उन्हें जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कभी भी हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। 6000 जातियों में बांटे गए मूल निवासियों को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो कैडर बेस कार्य करता है और विशेष रूप से संघर्ष करने के लिए जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन बनाया गया है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि वो सहयोग और समन्वय की भावना के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिलकर इस कार्य को, व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को अंजाम देने का काम करें, क्योंकि ये छोटी सी लड़ाई नहीं है।
ये लड़ाई जो इस देश में जो चल रही है, दो व्यवस्थाओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ है विषमता, द्वेष, तिरस्कार और गुलामी को प्रस्थापित करने वाली ये चातुर्वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने वाले यूरेशियन आक्रमणकारी यूरेशियन ब्राह्मणों की व्यवस्था, और दूसरी ओर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा के आधार पर जो इस देश के मूल निवासी महानायकों ने जो संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, ये इस व्यवस्था यानी ये दो व्यवस्थाओं के बीच में जो टकराव चल रहा है, यह टकराव प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक अभी जारी है। साथियों, आप उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको उद्देश्य के प्रति, उद्देश्य भामसेन ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके और इस लड़ाई के लिए अपना योगदान करना होगा, कार्य करना होगा। उद्देश्य निर्धारित है, आपको कार्य करने की जरूरत है साथियों, और इसके लिए सहयोग, समन्वय की भावना अगर आप नहीं रखेंगे तो 6000 जातियों में बांटे गए जो लोग हैं, उन्हें आप कैसे जोड़ सकते हैं? यह लड़ाई क्या आप जीत सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए सहयोग और समन्वय की भावना के साथ आपको इस आंदोलन में कार्य करने की आवश्यकता है। और अनुशासन और उद्देश्य का एक अटूट संबंध है साथियों। अनुशासन के बारे में मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूं। कुछ लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछा कि हम अगर मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से जिन्हें अछूत कहा गया, उन्हें गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा। जब वो गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए तो उनको जीने के लिए कुछ तो खाना ही था। वो खाना शुरू किया उन्होंने, मरे हुए जानवरों का मांस। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई अगर हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, बाबा साहब ने कहा ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। अनुशासन, हमारे महापुरुषों ने जो ये आजादी की लड़ाई को सफल बनाया, एक संगठित शक्ति का निर्माण करके ही वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। अगर हम भी अपने उद्देश्य में, जो हमारे महापुरुषों ने जो उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है और वही उद्देश्य भामसेन ने निर्धारित किया हुआ है, उस उद्देश्य में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अनुशासन, सहयोग, सहकार्य के बगैर हम अपने उद्देश्य में हम कामयाब नहीं हो सकते साथियों। और नियंत्रण और निर्देशन के बगैर, नियंत्रण हमारे जो लोग हैं उनकी एक विशेषता होती है, नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन वो कष्ट, वो तकलीफ सहन नहीं करना चाहते। नेतृत्व करना ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है साथियों, क्योंकि जब तक हम तकलीफों से नहीं गुजरेंगे, हमको हमारे समाज के दुख दर्द का एहसास जब तक हमेशा हमारे सामने नहीं होगा और उसी एहसास की वजह से हम भी स्वयं दुख तकलीफ हम झेलने के लिए हम हमेशा तैयार नहीं होंगे, हम यह जो कार्य है व्यवस्था परिवर्तन का, इस कार्य को हम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले भामसेन के जितने भी जो शाखा संगठन है, सभी कार्यकर्ताओं ने स्वयं में अनुशासन प्रस्थापित करना होगा। अनुशासन के बगैर आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और हम जो 6000 जातियों को जगाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, यह कार्य तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम उन्हें
उनके साथ संवाद करेंगे, उनसे अपनेपन की भावना के साथ उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे, क्योंकि वो नए नए लोग हमारे संगठन में आते हैं, वो अपने साथ नए नए संस्कार लाते हैं, नए नए व्यवहार और एक अलग यानी कहना चाहिए गुलामी की सोच हमारे समाज में बनी हुई है। उसकी वजह से वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता है, कैडर बेस कार्यकर्ता, उन्होंने इस बात को समझने की जरूरत है कि जो नए कार्यकर्ता हमारे सामने जो उनका जो आचरण दिखाई दे रहा है, उस आचरण के लिए वो लोग दोषी नहीं है। उन्हें जो गुलामी का विचार मिला हुआ है, उस गुलामी की विचारधारा की वजह से हमारे कार्यकर्ता का व्यवहार इस तरह से है, आचरण इस तरह से है। इसलिए हमें वो नए नए जो कार्यकर्ता है, समाज के 6000 जातियों से जो हमारे समाज संगठन में जो आते हैं, उन्हें आजादी की सोच, एक जो विचारधारा है आजादी की, वो देनी होगी। उन्हें उनका विचार परिवर्तन करना होगा और यह कार्य बगैर समन्वय सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मैं बस यही अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं कि आप सहयोग, सहकार्य, अनुशासन, नियंत्रण, निर्देशन में रह करके कार्य करेंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। जय मूल निवासी। धन्यवाद कंचनलता लांजेवार मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वामसेप। इसके साथ साथियों, अगला सत्र जो प्रबोधन सत्र क्रमांक 3 है वो शुरू होने जा रहा है। ये प्रबोधन सत्र क्रमांक 3 का विषय है आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का संगठित षड्यंत्र है, एक पर्दाफाश। दूसरा, सिद्धू कान्हू और धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे ब्राह्मणी घुसपैठ का सशक्त विद्रोह था। एक गंभीर चिंतन, गंभीर मंथन, गंभीर चर्चा। इस पर चर्चा करने हेतु वक्ताओं